पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में इस बार फर्स्ट टर्म में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही कुछ डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि भाई एग्ज़ाम से पहले कोशिश किया जाएगा कि सारे चैप्टरों के कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वह राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय मापने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया। तो देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मापने का प्रयास जो है वो दादा भाई नेहरू जी ने सन 1876 में किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वी राव के अनुसार सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी थी। तो ये जो वृद्धि दर है वो स्वतंत्रता के समय मतलब ब्रिटिश काल की बात की जा रही है। तो देखिए क्या है कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी की जो वृद्धि दर है उस समय जो है 2% थी और जो प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है वो 0.5% थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1947 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 1947 में जो प्रति व्यक्ति आय है मात्र 280 रुपये थे। ये देखिए उस टाइम हमारी जो प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी कम थी। उसके बाद देखिए क्या है, 1947 में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो उस समय जो है लगभग 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में ही लगा हुआ था। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें से किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, सबसे ज़्यादा भाग था। तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई जब 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है तो इसका अर्थ यह है कि भाई कृषि या प्राथमिक क्षेत्र का ही सबसे ज़्यादा भाग होगा जीडीपी में। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी व्यापार की एक विशेषता थी। तो विदेशी व्यापार की क्या विशेषता थी? कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा भारत तैयार माल का आयातक था। तो भारत क्या करता था? कच्चे माल का निर्यातक था। अब ब्रिटिश क्या करते थे? यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल लेकर आते थे। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो क्या हुआ कि भाई कच्चे माल का क्या हो गया? निर्यातक हो गया और तैयार माल का आयातक हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को की स्थापना कब की गई। तो टिस्को की स्थापना जो है 1907 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको एक बार। 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। फिर भारत में पहली नियमित जनगणना कब की गई। तो भारत में पहली नियमित जनगणना जो है वो ब्रिटिश काल में ही सन 1881 में की गई थी। तो ध्यान रखना, पहली जनगणना कब की गई थी? ब्रिटिश काल में की गई थी, वो भी 1881 में। फिर 8th क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो सबसे पहले शिशु मृत्यु दर समझ लीजिए क्या होता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब है जो 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है 218 प्रति हजार थी। और जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति हजार पे मेजरमेंट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की जो है उस समय मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो इस भारत की जो शिशु मृत्यु दर थी 218 प्रति हजार थी। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश काल में जीवन प्रत्याशा कितनी थी। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है ये समझ लीजिए। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि औसतन कितने वर्ष तक जो है व्यक्ति जीवित रहता है। अब हो सकता है कोई 40 तक जीवित रहता हो, कोई 50 तक जीवित रहता हो, कोई हो सकता है 35 तक, कोई 20 की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता हो। तो इन सब का औसत निकाल के औसतन कितने वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहता है। तो देखिए उस समय कितना कम था, मात्र 32 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा थी। अब इसी बिहार पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो वर्तमान समय में जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो 66 ईयर है। ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन अपने आप निकल के आते हैं, बाहर आते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको पकड़ना आना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो है भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 68 ईयर है, मतलब कि 66 वर्ष है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग जो है आज के समय में लगभग जो है 66 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब 66 का मतलब ये मत समझ लेना कि हर कोई 66 वर्ष रहता है। कोई हो सकता है उससे कम भी हो और कोई हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, ये एक औसत होता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
वह खेती जो परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है क्या कहते हैं? परिवार की ज़रूरतों मतलब कि परिवार को सिर्फ खिलाने पिलाने के लिए ही जो खेती की जाती है, मतलब बाजारीकरण के लिए नहीं की जाती है, तो ऐसी खेती क्या होती है? निर्वाह खेती कहते हैं ऐसी खेती को। ध्यान रखना, निर्वाह खेती मतलब भाई परिवार के निर्वाह के लिए ऐसी खेती की जाती है। उसके बाद स्वेज नहर कब खोली गई? क्योंकि स्वेज नहर खोलने से व्यापारीकरण काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वेज नहर कब खोली गई? तो 1869 में स्वेज नहर खोली गई, 1869 में। 12 क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किसका शुद्ध निर्यातक था? तो प्राथमिक उत्पादों का। वैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, परंतु क्या है कि उस टाइम हमने कच्चे माल की बात की थी। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर सकता है। अब उसको जरा समझिए क्या होता है कि भाई जो कच्चा माल है कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। और कृषि कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो स्वतंत्रता के समय जो है भारत प्राथमिक उत्पादों का जो है निर्यातक था। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का आरंभ 1850 में हुआ। ध्यान रखना, भारत में रेलवे का आरंभ 1850 में हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 99%। अगला क्वेश्चन देखिए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो औपनिवेशिक शासन के अंदर भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो हस्तशिल्प थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो हैंडीक्राफ्ट था, धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। क्योंकि कारण क्या था कि भाई वो तैयार माल लेकर आते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स लेकर आते थे, और वो तैयार माल मशीन से बना हुआ था और हमारे ही देश में बेचते थे और वो सस्ता पड़ता था। लोगों ने क्या करा, उनको खरीदना शुरू करा। तो जो हस्तशिल्प था, कुटीर उद्योग था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर मैंने ये 15 क्वेश्चन जो है काट दिया है। उसका रीजन क्या है कि रिपीट है, तो इसको मैंने काट दिया है। देखिए 16 क्वेश्चन क्या है। जनांकीय परिवर्तन के इतिहास में किस समय को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? तो महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। अब जनांकीय परिवर्तन क्या होता है या जनांकीय क्या होता है, बच्चों को अगर ये समझना है तो जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें मैंने बता रखा है भाई जनांकीय होता क्या है, जनांकीय परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बेस पे ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए क्या है, महाविभाजन वर्ष कब माना जाता है भारत में? सन 1921 को माना जाता है जनांकीय परिवर्तन का महाविभाजन वर्ष। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर लगभग 16% थी। अब इसी का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में निरक्षरता कितनी थी? तो जस्ट भाई 100% में से 16% माइनस कर दो तो 84% थी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब भारत की निरक्षरता दर कितनी थी? तो 84% थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। इसी प्रकार से कोशिश किया जाएगा कि सारे चैप्टरों के जो हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले डाल दिए जाएं, जिससे आप सबको हेल्प मिल सके। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो भी मुझे क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे, उन सबको जो भी 10, 15, 20 कितने भी होंगे उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें बता भी दिया जाएगा। बाकी अगर चैप्टर को समझना है तो चैप्टर इस चैनल पे अपलोड है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।